हाँ जी, कौन रह गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। somebody is missing. हाँ जी, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने उसमें लास्ट क्लास में करने के लिए आपको। होमवर्क था कुछ उसमें? हाँ सर, क्यूब वाला क्वेश्चन था। आ गया आंसर? ये हिम्मत नहीं करने की। बस यहाँ नहीं जान सकते। ट्राई नहीं किया? नहीं सर। नहीं सर, अभी नहीं करें। क्या मन नहीं कर रहा करने का? नहीं सर, भूल जाएगा। चलो ठीक है, आज का दिन और आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। ठीक है जी, आ गए हैं सभी आई गेस, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और एक सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी सीखी थी। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एक और अच्छी चीज आज पढ़ेंगे हम। तो एक दो क्वेश्चंस और। तो एक क्वेश्चन ऐसा मेरे पास, एक शीट है, दिस इज अ शीट, और ये मैं ऐसे कर्व्स दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये इधर खत्म नहीं हो रही है, दिस एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी ऑन दिस। और इस शीट में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे। और ये लेंथ इसकी L है, और जो करंट है, टोटल करंट वो I है। और ये करंट I, इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्रॉस सेक्शन मतलब इस शीट की कुछ थिकनेस होगी। अगर मैं इस शीट को साइड से देखूं तो ये शीट ऐसे, और ये इसकी लेंथ L है। साइड व्यू मतलब इधर से देखूं, अगर मैं इधर से देखूं तो ये शीट है, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है, ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है। और टोटल करंट I है, जो कि इस क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस R0। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है कितनी होगी। हाँ जी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? एक आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, जिसकी विड्थ दी नहीं हुई, थिकनेस, और लेंथ दी हुई है एक, और एक डायमेंशन इसकी इनफाइनाइट। अगर इस फिगर में देखें तो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन ये इनफाइनाइट है। और अगर इस डायग्राम में देखें तो ये हमारी शीट है, जिसकी लेंथ एक पर्टिकुलर डायमेंशन इनफाइनाइट है, जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस में ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। और इसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है आई, जो इसके क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पी पॉइंट पे। ओके सर। सर उसकी थिकनेस दी हुई है? थिकनेस की जरूरत नहीं है बेटा। म्यू नॉट I by 2 pi L into ln R0 plus L by R0। हाँ सर। हाँ सर, क्या होता है ये? तो वही आ रहा है। है सर, दुखी होके क्यों क्यों? बता रहा है इतना?
क्या सर? इतना दुखी होके क्यों बता रहा आंसर? सर नहीं, लैग हो रहा है मेरा नेट। अच्छा, तो द आइडिया इज आप इसको बहुत सारी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स का मान सकते हैं बना हुआ। तो एक्स डिस्टेंस पे आप इसमें एक dx थिकनेस वाली इन्फिनिट लॉन्ग वायर मान सकते हैं। तो ये जो dx थिकनेस है ये आपकी एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में कितना करंट होगा? तो ये यहाँ पर देखें इस वाले डायग्राम में, तो इस डायग्राम में ध्यान से देखें, तो इस डायग्राम में ये बेसिकली dx थिकनेस आपकी ये हो गई, है ना। तो इस dx थिकनेस में कितना करंट होगा? तो I by L टाइम्स dx विल बी द करंट दैट फ्लोज थ्रू दिस। तो ये di करंट होगा मेरे पास, और इस di वाली लॉन्ग वायर की वजह से B पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट di बाय 2 पाई इंटू एक्स, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। di की वैल्यू पुट कर देते हैं I बाय L इंटू dx, एक x पहले से था और इसका इंटीग्रल, और x की रेंज r0 से लेकर r0 प्लस l। सो दिस इज म्यू नॉट I बाय 2 पाई L इंटू ln ऑफ r प्लस l बाय r0। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। Now the same sheet is bent to form a hollow hemi-cylinder. Find the magnetic field at any point on the axis of the cylinder. सर 2 म्यू नॉट I/L। एक आंसर बताया जा रहा है मुझे 2 म्यू नॉट I बाय L। अच्छा जी, और कोई? हाँ जी, और कोई? कहाँ हैं बाकी लोग? आर्यन, ऐश्वर्या, अमोल?
अनिकेत, एक मिनट सर। सर म्यू नॉट आई बाय पाई एल आ रहा है। म्यू नॉट आई बाय पाई एल। और कोई? हाँ सर, म्यू नॉट आई बाय पाई। जीरो तो नहीं आएगा, पूरा सर्कल नहीं बनाया, हेमी सिलेंडर बनाया। तो चलो ठीक है, दो लोग इसकी सपोर्ट में आगे, बाकी नकुल। कर रहा हूँ सर, एक मिनट। इतनी देर लग रही है तो सर इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे हो। हाँ जी। सर वो शायद म्यू नॉट आई बाय पाई ए आता है। ए कौन है? सर वही तो, ए रेडियस अगर होगा तो पाई ए इक्वल टू एल होगा ना। नहीं पाई नहीं। तो कैंसिल ही होना चाहिए ना। आर नहीं, आर आता है और आर कट जाता है। ओके। तो इसको वैसे बेंड कर दिया तो मेरे को बहुत सारी इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स दिखाई दे रही हैं, और टोटल करंट आई है, और इस हेमी सिलेंडर की जो सरकमफेरेंस है वो एल है। तो ये सिचुएशन है। ये मुझे बहुत सारी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स दिखा रही हैं। ये डायग्राम क्लियर है आप सभी को? बोलो। सभी को लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स रखी हुई हैं। तो यहां से थीटा एंगल पे अगर मैं एक डी थीटा एलिमेंट वाली वायर ले लूं, ये, तो इसकी लेंथ r इंटू डी थीटा होगी, और इसके अंदर जो करंट आएगा वो I बाय एल इंटू आर डी थीटा आएगा। और इस इनफाइनाइट लॉन्ग करंट जिसमें इनवर्ड करंट है, अगर इसकी वजह से मैं अपने कंसर्न पॉइंट ओ पर फील्ड लिखूंगा तो क्रॉस करंट दिखाई दे रहा है, तो क्रॉस करंट दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से अगर फील्ड लाइंस बनाएंगे तो इसके अराउंड क्लॉकवाइज फील्ड आती हुई दिखाई देगी, और क्लॉकवाइज फील्ड आती हुई दिखाई देगी तो यहाँ पर फील्ड वेक्टर इधर आएगा। हाँ जी, जो आपका आंसर आ रहा है, आपने किसी ने तकल्लुफ नहीं उठाया इसकी डायरेक्शन बताने का कि ये फील्ड किधर को आएगी। हाँ सर, यही जो ये जो डायमीटर है उसके अलाउंग, मतलब हाँ ए बी के अलाउंग। ए बी के अलाउंग। तो ये वाला एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ये डी थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा आएगा इधर से। इस डीबी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इधर वाला कंपोनेंट डीबी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी डीबी साइन थीटा आएगा, और इधर वाला कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा आएगा। डीबी की वैल्यू कितनी होगी? तो एक स्ट्रेट डीआई करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट डीआई बाय 2 पाई आर। नेट फील्ड निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा
से वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा या y कंपोनेंट बोल देते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ db साइन थीटा से x कंपोनेंट आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी, ऐश्वर्या, हिमांशु, पुलकित, नो सर। नो सर। No, sir. आर्या, हाँ सर। अब बी वाई लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस थीटा, डी बी इज म्यू नॉट डी आई बाई 2 πr इंटू कॉस थीटा, और म्यू नॉट डी आई को लिख देते हैं आई बाय एल इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 πr इंटू कॉस थीटा, और थीटा रेंजेस फ्रॉम 0 to पाई। तो कॉस थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई करेंगे तो ये 0 है, ये π/2 होता है और ये पाई होता है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई में 0 आ जाएगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो ये इंटीग्रल 0 आ जाएगा। और जो दूसरा x कंपोनेंट है दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ db साइन थीटा, and this will be mu naught I by L into r d theta upon 2 πr into sin theta, और sin थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई में ये वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो मुझे याद है 2 यूनिट्स होता है। 0 से π/2 तक का एरिया 1 यूनिट होता है, ये मैं याद रखता हूँ। 12th की फिजिक्स में भयंकर तरीके से इस डेटा की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय पाई एल, म्यू नॉट आई बाय पाई एल, आर से आर वैसे ही कैंसिल हो गया है, एक पाई बचेगा, 2 इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर, म्यू नॉट आई बाय पाई एल। हाँ जी, बोलो, किसी को कोई डाउट? सर 1 सेकंड ऊपर जा सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे? सर 1 सेकंड, बस फाइनल आंसर मेरे को मैच करना था। थैंक यू सर। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट केस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट लूप। तो एक करंट लूप है हमारे पास, इस लूप में I करंट है, और इस करंट लूप का रेडियस R, इस करंट लूप का रेडियस R, और ये सपोज हमारा एक प्लेन में रखा हुआ, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एक्सिस, और इस एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, ये x एक्सिस मान लेते हैं, और ये सपोज y एक्सिस ले लेते हैं, और ऐसे सपोज z एक्सिस ले लेते हैं। तो हमारा करंट लूप YZ प्लेन में रखा हुआ है, और x एक्सिस इसका एक्सिस है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, पॉइंट P, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स लेके, आइडियल एलिमेंट लेके। तो देखें कौन सॉल्व करता है।
रिंग में भी क्या था ना ऐसा, हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा किया था हमने, एक रिंग ऑफ चार्ज थी, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास ये ऐसे ही एक रिंग है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैं P मार्क कर देता हूं, तो P पॉइंट पे डायरेक्शंस कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो x,0,0। दूसरा, आप इस पे एक डिफरेंशियल करंट एलिमेंट लो IDL, और ये y एक्सिस से किसी फाई एंगल पे डी फाई एंगल सबटेंड करता हुआ करंट एलिमेंट ले लो। अब इस करंट एलिमेंट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लो, फिर IDL क्रॉस R वाला फॉर्मूला लगा के आप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिख पाएंगे और इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये एक पॉसिबल तरीका है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किधर है। आप आइडियल वेक्टर लिखो, आइडियल वेक्टर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। YZ प्लेन में Y एक्सिस से Z एक्सिस की तरफ फाई एंगल पे मैंने पॉइंट लिया है। तो म्यू नॉट आई आर एक्स अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 म्यू नॉट I आर RX अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और अगर मैं इसमें x को 0 पुट करूंगा तो फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। क्या एक सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे फील्ड 0 आती है? हमने एक सर्कुलर आर्क के सेंटर पे फील्ड निकाली थी, कितनी आ रही थी याद है? म्यू नॉट I थीटा बाय 4πr। अगर म्यू थीटा नॉट 2π पुट करूंगा तो म्यू नॉट I/2r, तो आपका आंसर गलत है। सेंटर पे x को 0 पुट करने पर आपका आंसर म्यू नॉट I/2r आना चाहिए। सर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। हाँ सर आर स्क्वायर आ रहा है। हाँ सर ये आ रहा। ये कैसे किया बताओ जरा आर्या? हाँ सर, इसमें मैंने आईडीएल और जो ये है क्या नाम है, जो पोजीशन वेक्टर है उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, क्यों? क्योंकि आईडीएल इज टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अच्छा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो रिंग के रेडियस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस पोजीशन वेक्टर r के भी परपेंडिकुलर होगा क्या? सर मैं आपको सोल्यूशन भेज दूं? हाँ भेज दो। हाँ भाई, और कोई समय और कौन समझाएगा? सर आइडियल आर वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, कैसे तो दिख रहा है। दिख रहे हैं? आप समझें बिल्कुल, ये आइडियल और आर वेक्टर परपेंडिकुलर है। इसको मैं इस डायग्राम में समझाता हूं। आइडियल वेक्टर ऐसे है अलोंग द लेंथ ऑफ द रिंग। पहले तो मैं ये बात करता हूं कि अगर मैं ऐसे वेक्टर ड्रॉ करता सेंटर की तरफ तो ऑफ कोर्स ये आइडियल और आर परपेंडिकुलर आता,
नाउ यू जस्ट थिंक ऑफ दिस कि ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं इस लाइन के अबाउट जितना मर्जी रोटेट करता रहूं ऐसे, इट विल स्टे परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्यों? इस वेक्टर AC में पॉइंट A को फिक्स करके C को घुमाना शुरू करता हूं इस डॉटेड लाइन के अबाउट, तो इट विल रिमेन परपेंडिकुलर। सो आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आइडियल। ठीक है, आगे मान लिया, चलो आ रहे हैं तुम्हारी बात, आगे चलते हैं। फिर सर मुझे बोला। हाँ नहीं, आर्य को बोला था मैंने। चल तू बता आगे, आर्य तो सॉल्यूशन भेज रही है। सर उसके बाद यहाँ पे बी वेक्टर पता है मुझे, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो डीबी वेक्टर लिख लेते हैं पहले। डीबी वेक्टर होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल इंटू आर बाय आर क्यूब, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो डीबी की वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज फिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाद में पुट कर लेंगे। अब आगे तो उसके बाद बी का मतलब बी जो एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा सिर्फ, नेट बी। डीबी की डायरेक्शन की तरह इस डीबी वेक्टर की डी एल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर, तो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा सा होगा। हाँ सर, और फिर वो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। तो इसका जो एक्सियल कंपोनेंट होगा वो डीबी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, है ना। और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। ध्यान से देखना जरा इस डायग्राम में, मैं यहाँ पर एक लाइन हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली, ये दिख रही है डीएल का पोजीशन वेक्टर रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में, ये वाला, इसके पैरेलल होगा डीबी का दूसरा कंपोनेंट। तो डीबी का एक कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल होगा which will be db cos of 90 minus theta, that is db sin theta। और एक होगा db cos theta जो इस लाइन के पैरेलल होगा, इस लाइन के। अब जैसे जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट डीएल वेक्टर्स लेता जाऊंगा उन सब के db cos of 90 minus theta वाले कंपोनेंट यानी कि इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट तो एड अप होते चले जाएंगे, और db cos theta वाले कंपोनेंट उनके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स के लिए कैंसिल हो जाएंगे। So that means the net magnetic field on the axis will be in the axial direction and it will be integration of dB sin theta। dB की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा वेरिएबल है क्या? नहीं, ये थीटा वेरिएबल नहीं है इसका। इनफैक्ट साइन थीटा को ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन स्मॉल आर के बराबर आने वाला है। तो ये पहले इंटीग्रेट करने से पहले लिख लेता हूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू आर बाय आर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय आर क्यूब, ये सब कांस्टेंट, और डीएल की इंटीग्रेशन, और डीएल की इंटीग्रेशन हो जाएगी पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। और नीचे आर क्यूब मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आंसर। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं?
पुलकित का सॉल्यूशन ठीक लग रहा है बिल्कुल। आर्या का सॉल्यूशन ठीक नहीं है। तो सर मतलब क्या करा था? कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग। आपने जो थीटा दिखाया है उसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। और आर्यन ने भी यही गलती की थी। तो क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग वाला रिजल्ट ध्यान है तो आपने जल्दी जल्दी में कंपोनेंट रखे, इंटीग्रेट कर दिए। और आर्यन ने भी फर्स्ट स्टेप में यही गलती की थी, उसने ये सोचा ही नहीं कि डीबी परपेंडिकुलर आएगा और कौन सा एंगल लेना है, इसलिए उसका आंसर में एक्स आ रहा था। बाद में तुमने गलती से आर बोल दिया, वो भी आर पे आ गया। बुरा लग रहा मेरे को सब देख के, तुमने सॉल्यूशन गलती से सही निकाला। क्यों भी आर्यन, गलत ली थे ना तूने कंपोनेंट्स? हाँ सर मैंने गलत किया, फिर वो आर स्क्वायर देख के याद आया मैंने गलत हाँ किया। तो यही तो काम की चीज है ना यार, इस क्वेश्चन के अंदर डीबी वेक्टर की डायरेक्शन अलग होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है। और आर्या ने गलती से सही आंसर निकाल दिया है, डायग्राम गलत बनाया उसने, लेकिन वो कॉस थीटा की वैल्यू गलती से उसने साइन थीटा वाली लिख दी है। समझो ध्यान से मेरा सॉल्यूशन, जल्दीबाजी में सही आंसर निकाल रहे हो तुम लोग गलती से। इससे तो वो लोग ठीक है जो नहीं दे रहे आंसर, बुरा लग रहा है मुझे। अभी आदित्य क्या रह गया? अभी भी नहीं दिख रही है स्क्रीन आदित्य? बाकी लोगों को दिख रही है? हाँ सर वो स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग पे ही अटका है कब से। एक बार मैं, तू लॉग ऑन रहा, मैं जरा उसको स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करके ऑन करके देखता हूँ, शायद आपको हेल्प मिले। अभी दिखनी शुरू हुई? सर अभी आपने स्क्रीन हटाई या वापस डाली है? हटा के दोबारा ज्वाइन किया मैंने। बाकी लोगों को दिख रही है क्या दोबारा से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी आदित्य, योर स्टेटस? इंटरनेट चेक करो एक बार आप अपना, वाईफाई ऑफ करके ऑन करो, दोबारा से कनेक्ट करो, फिर रिकनेक्ट करो इंटरनेट को, या मोबाइल लैपटॉप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करो। चलिए, तब तक बाकी लोगों सर को और किसी को कोई इशू? हाँ जी बेटा। मेरे डायग्राम में तो cos थीटा r बाई रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना? हाँ सर। तो ये थीटा कहाँ है? इधर जो थीटा दिख रहा है आपका, सर वो r और r वेक्टर के बीच का एंगल है। किसके किसके बीच का? r और r वेक्टर।
हाँ तो दिख तो नहीं रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने वो रेडियल लाइंस खींची हुई हैं और उन्हीं को आगे एक्सटेंड करके डीबी लिखा हुआ है, तो मुझे तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा दिखाई दे रहा है। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा ठीक है सर। क्यों? हाँ मैंने गलत डायग्राम, ठीक है सर। आपको डायग्राम ऐसे दिखाना चाहिए ना। हाँ सर, सॉरी सर। मुझे तो फील नहीं आ रही है कहीं से भी कि आपने डीबी को उसके परपेंडिकुलर दिखाया। दिखाया भी नहीं, लग भी नहीं रहा है, साफ साफ ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है। हाँ सर ठीक है सर। फिर चलो जी, इसमें किसी को कोई डाउट बोलो, बाकी लोग जिन्होंने नोट कर लिया, सर सार्थक, नकुल। हाँ जी। तो एक बार नीचे जा सकते हैं, मेरा फाइनल आंसर देखना था, अलग ही आ रहा है। क्या आ रहा है तेरा फाइनल आंसर? तो मेरा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 आ ही नहीं रहा। और क्या आ रहा है? तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं पुट किया क्या तूने? यहाँ से पता नहीं कहाँ गलती हो गई, मतलब म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा अपॉन ये 4। कहाँ से आया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये कहाँ से आया? नहीं वो आर मतलब उसमें कितना आई इंटू डी एल, उतना मतलब उसमें कितना करंट जा रहा है उस वाले छोटे से पार्ट में, तो वो आई अपॉन 2 पाई आर इंटू हाँ आर डी थीटा ठीक है। म्यू नॉट इंटू दिस अपॉन हाँ 4 पाई हाँ, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? ये उस पॉइंट से मतलब म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए होता है ना सर वो। ये कौन सा फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है? हैं? कौन सा फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2। मैं समझ गया किस सर। हाँ किस चीज लेना का ही फॉर्मूला ये? किस चीज का फॉर्मूला ये? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है साइन थीटा 1 एट प्लस दैट साइन पॉइंट। थीटा 2। This is magnetic field due to a finite straight current carrying wire. This is not the magnetic field due to a current element ideal. तो बेसिक लॉ ही भूल गया, बायो सावा लॉ, उसकी जगह पता नहीं कौन सा रिजल्ट लगा रहा है। और किसी को कोई डाउट? देखो ये फॉर्मूला बेटे, ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने। हाँ जी ऐश्वर्या। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। हिमांशु। नो सर। चलिए, so this is the magnetic field mu naught by 4 pi into 2 into I into pi r square upon r square plus x square 3/2। ध्यान से सुनेंगे, इस रिजल्ट को ऐसे याद करना आपने। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट लूप इज mu naught by 4 pi into 2 into current into area of the loop upon r square plus x square 3/2। और अगर करंट की सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आने वाली है ना, ऐसा अपने को मालूम है ना। अगर करंट की सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आने वाली है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एक्स आर से बहुत ज्यादा हो जाए, आप लूप के सेंटर से बहुत दूर चले जाएंगे, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सिस पे? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 into current into area of the loop divided by x cube. This is similar to electric field on the axis of an electric dipole, which is 1 by 4 pi epsilon naught 2 into p by r cube, जिसमें p क्या रिप्रेजेंट करता था?
इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल। मोमेंट, राइट? क्या भाई? हाँ सर। सो एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं दोनों रिजल्ट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और करंट लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, उनको हम सिमिलैरिटी अगर उनके बीच में ड्रॉ करें तो वी विल सी कि रिजल्ट्स सिमिलर हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P आ रही है उसकी जगह वहां पे करंट इनटू एरिया आ रहा है, एंड दिस वैल्यू करंट इनटू एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आगे जाके और इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दैट इज करंट इनटू एरिया, और इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर n टर्न्स हो सभी का एरिया a हो, अगर n टर्न्स हो और सभी का एरिया a हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को लिखा जाता है NIA, और एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को बाहर की तरफ लिया जाता है। ठीक है, इसकी SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसलिए मैं रिजल्ट ऐसे याद करता हूँ, पाई से पाई कैंसिल करने के बजाय आपको ऐसे याद रखना है इस रिजल्ट को। बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय एक्स क्यूब। सर हाँ जी, आपने n का क्या बोला? n इज नंबर ऑफ टर्न्स ईच हैविंग सेम एरिया ए। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर एक जैसी रेडियस की बहुत सारी टर्न भी हो सकती हैं, और ऐसे 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 इंक्रीजिंग रेडियस की बहुत सारी टर्न्स भी हो सकती हैं। तो इसमें सिंपली NIA नहीं लगाना है, इसमें DNIA का इंटीग्रल करना पड़ेगा, है ना। DN नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे जो ए एरिया की होंगी, इसमें सारी की सारी टर्न्स ए एरिया की हैं तो इसमें NIA लग जाएगा। ठीक है, हाँ सर। कोई डाउट किसी को? सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। यहाँ पे हाँ सर। सर हाँ जी, तो मैग्नेटिक डाइपोल का सिग्निफिकेंस क्या होता है? डाइपोल चार्ज में तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो मैग्नेट में कैसे? मैग्नेट मैग्नेट डाइपोल में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। पर अच्छा, मतलब जो करंट, ओके ओके ओके, ठीक है सर। कुछ पूछना किसी को? सर तो मतलब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग कंसिडर कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें हम लोग मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बताएंगे? एक बार मैग्नेट की अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करूं तो एक बार मैग्नेट के दो पोल्स आप बताते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और एक बार मैग्नेट में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से एंटर करके नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। मैंने लास्ट क्लास में ऐसा आपको बताया था कि हम एक्सपेरिमेंट करके मैग्नेटिक कॉम्पस की हेल्प से इस तरीके की फील्ड लाइंस ऑब्टेन करते हैं, राइट? है ना। यस सर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक करंट लूप रखूं, एक करंट लूप लूं और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है I, तो आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखाई देगी।
हमने देखा था एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, उसके चारों तरफ से कर काटती हुई, है ना? क्यों? So this current loop behaves like a magnetic dipole whose this side behaves like a north pole and this side behaves like a south pole. तो अगर आपको एक एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप दिखाई दे रहा है तो दैट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, और अगर इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से देखें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, दैट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। तो एक करंट लूप जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो उस जिस साइड से देखने पर आपको उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही होंगी, तो वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा होगा। और उसी करंट लूप में जिस तरफ से देखने पर आपको करंट क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करते हुए दिखाई दे रही होंगी, एंड इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। So this is a magnetic dipole, and we assign a magnetic dipole moment to this, and that magnetic dipole moment vector is m, which is assigned a value nia. ठीक है? कोई डाउट? यस सर। एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं? यहाँ पर हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू। हाँ जी, चले आगे। हाँ सर। सर एक सेकंड। हम्म, हाँ सर हो गया। चलिए। फिर हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, एंड दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे जबरदस्त कौन सा पार्ट लगा था आपको? सर गॉसियन लॉ। गॉस लॉ। बिल्कुल, क्या बात है, गेस कर लिया तुमने कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ, या सही में वो पसंद आया था? तो एम्पियर सर्किटल लॉ इज लाइक गॉस लॉ। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले एक महंगा तरीका देखा था, कूलम्स लॉ, जिसमें आप एक डिफरेंशियल चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं और फिर उसको अलग अलग केसेस के अंदर इंटीग्रेट करके हम रिजल्ट निकालते रहते हैं। फिर हमने एक लॉ देखा था, गॉस लॉ, जिसमें हमने एक करंट के लिए, सॉरी, एक चार्ज के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन की थी, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस सरफेस का एक एरिया वेक्टर डिफाइन करके उसके साथ हम ई डॉट डी एस का इंटीग्रल इवेल्युएट करते थे, और हमने ऐसा शो किया था कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सरफेस केवल और केवल टोटल चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है, वो उसकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। और फिर हमने सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके देखा था कि कैसे हम डिफरेंट केसेस में बिना इंटीग्रेट किए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही अब हम यहाँ करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे, एक सेकंड होल्ड करना जरा आप।
तो एम्पियर सर्किट लॉ में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने यूज किया, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल में ऐसा होता है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को dl डिस्प्लेस करते हैं या dr डिस्प्लेस करते हैं तो उसके लिए आप वर्क डन निकालने के लिए ई डॉट dl करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? तो आपने कोई भी एक पाथ चूज कर लिया, कोई भी आपने एक पाथ चूज कर लिया, और सपोज ये पाथ ए से स्टार्ट होता है और बी पे फिनिश होता है। दिस इज एन ओपन पाथ, राइट, क्लोज पाथ नहीं है, बाद में क्लोज बनाएंगे। और इस पाथ को आपने छोटे छोटे डीएल वेक्टर्स में डिवाइड कर लिया। तो आपने कोई भी एक पाथ चूज कर लिया और इस पाथ को आप बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस पाथ को आप छोटे छोटे डीएल वेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ए से बी तक आप एक पाथ पे जा रहे हैं और एक कोई डीएल वेक्टर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डीएल वेक्टर। और सपोज इस डीएल वेक्टर की साइट पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, लोकल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, वो बी है। देन बी डॉट डीएल का इंटीग्रल अगर मैं कर रहा हूं ए से बी तक, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द पाथ ए टू बी। दिस इज दी। हाँ जी सर आपकी वॉइस अचानक से बीच बीच में पूरे फेड हो जा रही है यार। इस पे लैपटॉप पे लिख के भी आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, हाँ मेरा नहीं आपका। हाँ सर, मेरा ही। तो मुझे बताने से क्या होगा बेटे? सर आप एक उसमें बार रिपीट कर सकते हैं क्या? क्या रिपीट करूं? बोल। सर लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो भी आपने बताया। मैंने ये बताया कि कोई भी एक पाथ ले लेते हैं, एक रेंडमली मैंने स्पेस में एक पाथ ड्रॉ कर लिया ए से बी तक, और इस पाथ के ऊपर मैं इस पाथ को छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। इन डिफरेंशियल एलिमेंट्स को मैं डीएल बोल रहा हूँ। तो अगर ए से बी तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैंने, टोटल पाथ को छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया डीएल ईच, और हर डीएल वेक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी बी, तो हर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को डीएल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया और उसकी समेशन कर ली। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे गॉस लॉ में हम कोई क्लोज्ड सरफेस बनाते थे, उस सरफेस पे छोटे छोटे डीएस वेक्टर्स डिफाइन करते थे और उन हर डीएस वेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते थे। उसको बोलते थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे उसका एक नाम भी रखा हुआ था, फ्लक्स। यहाँ पे और कोई नाम नहीं है, बस इसको लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज इन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल से। बट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई और टर्म नहीं यूज कर रहे हैं, हम केवल बी डॉट डीएल बोलेंगे उसको। सो आप कोई भी पाथ के ऊपर, किसी भी पाथ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स बना लें और हर एक एलिमेंट के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लें, तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि फॉर एनी क्लोज्ड path, for any closed path, the line integral of magnetic field, कोई भी आपने क्लोज पाथ ले लिया, मतलब राउंड ट्रिप कर लिया, आप ए से चले और घूम फिर के बी पर आ गए। स्पेस में आपने कोई भी रैंडम पाथ चूज कर लिया, कोई भी रैंडम पाथ चूज कर लिया, क्लोज मतलब ए से शुरू किया और घूम फिर के वहीं पर आ गए। तो ध्यान से समझना जरा मेरी बात, जब भी आप स्पेस में कोई भी एक क्लोज्ड पाथ बनाएंगे, कैसी मर्जी शेप का क्लोज्ड पाथ बनाएंगे, तो वो एक सरफेस को बाउंड करेगा, वो एक सरफेस को बाउंड करेगा। जैसे एक क्लोज सरफेस बनाते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्लोज सरफेस बनाते थे तो वो एक वॉल्यूम को बाउंड करता था, एक वॉल्यूम को चारों तरफ से ढक लेता था। ऐसे ही अगर आप एक क्लोज पाथ बनाएंगे तो वो एक सरफेस की पेरीफेरी बनाएगा। तो फॉर एनी क्लोज पाथ इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the total amount of electric current that crosses through that surface. The total amount of electric current that crosses through that surface, and that can be written as integration of J dot ds over the surface bounded by the curve. What is J? What is J? Current density. Density. Current density. So integral J dot ds is evaluated over the surface bounded by the curve. B is the net magnetic field due to all current presence in space. जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर से जा रहा हो या ना जा रहा हो। याद है ना, ऐसा गॉस लॉ में भी देखते थे कि जो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हम गॉस लॉ में लिखते थे। E डॉट डी एस का इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से नहीं होती थी, बाहर वाले की वजह से भी होती थी। तो B इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट प्रेजेंट इन द स्पेस, और J डॉट डी एस ऑब्वियसली उसमें आएगा। तो जैसे राइट हैंड साइड में जो आता है दैट इज ओनली द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो ऐसे ही यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में टर्म आएगी वो केवल उस सरफेस को पेनिट्रेट करने वाले करंट की वजह से आएगी। लेकिन एलएचएस में जो बी लिखेंगे वो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसको इतनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखने की बजाय आप रूटीन में जो नॉर्मल 11th-12th के लेवल पे टेक्स्ट लिखा रहता है उसमें केवल इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनसर्कल्ड बाय द लूप ले लिया जाता है। और करंट एनसर्कल्ड बाय द लूप का मतलब है कि जो पाथ हमने चूज किया है, द पाथ चूजन ओवर विच line integral is being evaluated encircles a net current I लिख लेते हैं इसको, सिंपल I। Now there has to be a sign convention for choosing the current. साइन कन्वेंशन क्या है? तो आप ऐसे समझे, मैं आपको समझाता हूं साइन कन्वेंशन के लिए। सपोज आपने ऐसे एक करंट कैरिंग वायर ली, लेट अस टेक अ सिंपल केस। अगर आपने ऐसे एक करंट कैरिंग वायर ली और इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड आपने एक ऐसे पाथ चूज कर लिया, राउंड ट्रिप क्लोज पाथ। अब इस क्लोज पाथ पे आप छोटे छोटे डीएल डिफाइन करेंगे। तो डीएल वेक्टर आप ऐसे ले लेते हैं, सपोज तो जो डीएल वेक्टर का इंटीग्रल है इसको सर्कुलेशन बोल सकते हैं हम। तो जो आप सर्कुलेट कर रहे हैं इस लूप के ऊपर बी डॉट डीएल कर रहे हैं हायर लेवल पे, इसको सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो हम जो बी डॉट डीएल इवेल्युएट करने के लिए डीएल वेक्टर चूज कर रहे हैं, सपोज ये डीएल वेक्टर मैंने सारे एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लिए। तो अगर मेरी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल के लिए जो मैंने डीएल वेक्टर्स की सीरीज बनाई है वो एंटी क्लॉकवाइज है,
तो ध्यान से देखना जरा, बी डॉट डी एल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आप अपने अपने आप से सोच के बताओ कि इस लूप पे अगर मैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या लगता है, बी और डीएल में एक्यूट एंगल आएगा या ऑब्ट्यूज एंगल आएगा अगर मैं डीएल वेक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज चूज करता हूं तो? एक्यूट। क्यों? क्योंकि अगर करंट ऊपर की तरफ है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसी आने वाली है। तो बी डॉट डी एल इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन and outward current, anti-clockwise circulation and outward current. तो that gives you a sign convention कि अगर आपकी B डॉट डी एल की सर्कुलेशन की सेंस एंटी क्लॉकवाइज है और करंट बाहर की तरफ है तो B डॉट डी एल आपका पॉजिटिव आने वाला है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। अगर मेरे पास एक बहुत सारे सेट ऑफ करंट कैरिंग वायर्स हैं और इन करंट कैरिंग वायर्स के अराउंड मैं एक आर्बिट्ररी पाथ लेता हूं, तो ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड एक पाथ आपको दिख रहा है घूम के जाता हुआ। ऐसे ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड एक पाथ घूम के जाता हुआ दिख रहा है आपको। और ये एक करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक पाथ घूम के जाता हुआ दिख रहा है आपको। और सपोज मैं डीएल वेक्टर ऐसे ले लेता हूं, तो ये मैंने डीएल वेक्टर्स की सेंस डिफाइन कर ली, सर्कुलेशन की सेंस डिफाइन कर ली। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर जिस सेंस में मैंने डीएल वेक्टर इस पे दिखाए हैं, इस सेंस में अगर मैं डीएल वेक्टर लेते हुए इसके लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इवेल्युएट करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? सपोज ये करंट्स I1, I2 और I3 है, बोलो, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I3 minus I2 minus I1. तो आप एक ऑब्जर्वर रखो यहाँ पे, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप ये देखो कि सर्कुलेशन कैसी हो रही है और करंट कैसा। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग I1 के राउंड सर्कुलेशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। और करंट बाहर की तरफ है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज के लिए अंदर की तरफ होना चाहिए था। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो तो ऐसी आएंगी ना, एंटी क्लॉकवाइज, और सर्कुलेशन हो रही है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। I2 की वजह से, I2 के राउंड सर्कुलेशन कैसी है, Anti Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, और I2 फील्ड कैसी दे रहा है, clockwise. तो माइनस I2। I3 के लिए, I3 के राउंड सर्कुलेशन कैसी है, Anti-clockwise. Anti-clockwise. और I3 करंट का मैग्नेटिक फील्ड कैसी दे रहा है, Anti-clockwise. Anti-clockwise. तो प्लस। तो ये आपको लिखना आना चाहिए।
कोई डाउट किसी को? सर आपने जो जे डॉट डी एस वाला लिखा था उसमें डी एस था। तो उसमें जे वेक्टर, अगर आपकी सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जे वेक्टर बाहर की तरफ वाला पॉजिटिव लेना है, या फिर आप ऐसे सोचो कि डीएस वेक्टर की सेंस क्या लेनी है। अगर आपकी सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो डीएस वेक्टर को आप बाहर की तरफ लो, सर्कुलेशन क्लॉकवाइज हो रही है तो डीएस वेक्टर को आप अंदर की तरफ बना लो, उसके बाद अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा इसमें। ओके सर। ठीक है ना? सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं? मैंने ये बोला कि अगर आपकी बी डॉट डी एल की जो सर्कुलेशन की सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो आप एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बना लो, डीएस वेक्टर को बाहर की तरफ ले लो। और अगर आप, जैसे ये वाला केस है, अगर आप इसमें डीएल वेक्टर्स ऐसे ले रहे हैं तो आपने सर्कुलेशन की सेंस एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन कर ली। तो सर्कुलेशन की सेंस अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन कर ली तो इस पे जहां पर भी कहीं पर डीएस वेक्टर बनाएंगे वो आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग बनाएंगे। और अगर आपने सर्कुलेशन की सेंस क्लॉकवाइज डिफाइन की होती तो आप कहीं पर भी डीएस वेक्टर बनाते तो अब डीएस वेक्टर बाहर की तरफ लेना आपने, अगर आपने सेंस एंटी क्लॉकवाइज ले ली तो। अगर क्लॉकवाइज सेंस लेंगे तो डीएस वेक्टर को अंदर की तरफ बना देंगे, तो ये क्वांटिटी का अपने आप साइन में आ जाएगी वो। हाँ सर। So that is Ampere circuital law. कोई डाउट? थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं बस। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ में काफी सारी चीजें हैं, थोड़ी कुछ इसमें अच्छी भी बातें हैं, कुछ गड़बड़ भी हैं। तो मैं फिलहाल इसकी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और धीरे 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 जब आप इसको यूज करना सीख जाएंगे तो मैं इसके बारे में कुछ और अच्छी बातें आपको बताऊंगा। पहले मैं इसकी बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे गॉस लॉ में हम करते थे, तो जो सबसे एलिमेंट्री एप्लीकेशन थी वो ये थी कि अपने को चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पता होती थी और हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पर भी बेसिक एप्लीकेशंस वही हैं, हमें करंट की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होगी और हम उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो सबसे पहले सबसे सिंपल केस, magnetic field due to an infinite long straight wire। किसी का माइक ऑन है, पीछे से बातचीत की आवाज आ रही है। तो मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और मैं इससे रेडियल डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो गॉस लॉ में हमने ऐसा डिस्कस किया है
कि कैसे आप किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे, याद है किसी को? सबसे पहला स्टेप होता था जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पे क्या डायरेक्शन हो सकती है लुकिंग एट द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो मुझे बताओ पी पॉइंट पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिकली डिफाइन हो सकती है? रेडियली आउटवर्ड। हाँ सर। बोलो क्या ये डायरेक्शन यूनिकली डिफाइन हो सकती है? कह सकता हूँ ना चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड है। हाँ सर। और इस वायर के पैरेलल क्या ये यूनिकली डिफाइन हो सकती है? क्या आप मतलब चारों तरफ घूम के देख सकते हैं हाँ यार अगर इधर मान लूं तो सब जगह से एक ही जैसा लग रहा होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आ रही होगी। हाँ सर। और तीसरी इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? सर नहीं, ये क्यों? ये मतलब ये हर पॉइंट पे नहीं बोल सकते ना? इसका दूसरा व्यू बनाता हूं मैं, इसका मैं ये वाला व्यू बनाता हूं। इधर से देखते हैं, तो इधर से देखेंगे तो अपने को ये वायर दिख रही है आई करंट वाली, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिख रहा है पी, है ना? तो एक डायरेक्शन आपको यूनिकली लग रही है बाहर की तरफ जाती हुई, आपको लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ये वाली बाहर आपकी तरफ आती हुई B2, एक B1 एक डॉट से B2, ये भी यूनिक लग रही है, सब जगह पे हो सकता है हाँ ना ऐसा? सर। हाँ सर। और B3 में क्या दिक्कत? सर B3 हर एक पॉइंट के लिए अलग डायरेक्शन हो गई ना? तो अगर यहाँ पर इधर हो गई तो यहाँ पर किधर होगी? यहाँ पर B1 इधर आएगी, B2 इधर आएगी और B3 इधर आएगी। कोई दिक्कत क्या, मतलब गड़बड़ लग रही है कि नहीं नहीं ये तो डिफरेंट है? आ सकती है कि नहीं आ सकती है? वायर के परपेंडिकुलर भी तो एक यूनिक डायरेक्शन है ना? हाँ सर ठीक है। बोलो। हाँ सर। तो ये तीनों पॉसिबल डायरेक्शन यूनिकली डिफाइन हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं अच्छी लग रही है मुझे बस, है ना? अब अगर मैं एक पाथ चूज करूं यहाँ पे, इस डायग्राम में ऐसा विच इज सेंटर्ड एट दिस, और इस डायग्राम में ऐसा विच इज सेंटर्ड एट दिस, ये मैंने एक एम्पीरियन पाथ चूज कर लिया जिसके ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलेशन कैलकुलेट करूंगा, B.dl कैलकुलेट करूंगा। और ऐसा करते हैं, इसकी सेंस ले लेते हैं, इस पे डीएल वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं सर्कुलेशन को, तो करंट भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि करंट ये हमारी साइन कन्वेंशन थी। तो ये मैंने एम्पीरियन लूप ले लिया और इसके ऊपर मैं डिफरेंट अब इस पे अगर आप रेंडमली कोई डीएल चूज कर लें, यहाँ पे रेंडमली एक डीएल चूज कर लें, या यही वाला लेता हूँ, ये टॉप वाला ले लेता हूँ यार, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला डीएल दिख रहा है आपको, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे डीएल। इसके लिए मैं सर्कुलेशन B.dl इवेल्युएट करता हूँ पूरे लूप पे, तो ये म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर आएगी। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन B.dl में B1.dl 0 होगा, B2.dl 0 होगा और केवल B3.dl बचेगा। क्यों भाई? तो जो समय को डायरेक्शन पसंद नहीं आ रही थी बस वही बच रही है, बाकी तो खत्म हो गई है। हाँ सर।
बट मुझे अच्छा लगा कि आपने ऐसा बहस की, बिकॉज अदरवाइज तो ज्यादातर कहते सर B3 ले लो, क्योंकि पहले से पता थी कि B3 तो डायरेक्शन होती है और होती कौन सी है। वो मतलब हमने उसमें जब स्पीयर का डिस्कस किया था गॉस लॉ में, तब हम लोग ऐसा वाला डायरेक्शन नहीं ले रहे थे, तब स्फीयर इसलिए था ना, डाउट है। हाँ सर, तब इसलिए स्फीयर मुझे। था, सोच के देखो वो स्फीयर था, हाँ यही तो सर मजा है। फिर। तो मेरे पास B3 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, और B1 एंड B2 का सर्कुलेशन इस क्लोज पाथ पे 0 आने वाला है। तो B1 का सर्कुलेशन इस क्लोज पाथ पे 0 आने वाला है, तो B1 इस करंट की वजह से नहीं है, उसका कोई और रीजन हो सकता है। B2 का भी सर्कुलेशन इस क्लोज पाथ पे 0 आने वाला है, तो उसका सोर्स भी ये करंट आई नहीं है। तो B1 और B2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो किसी और एजेंट की वजह से हो सकती है। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ की दिक्कत है कि अगर कहीं पर कोई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे नहीं निकलेगी, और अगर कहीं पर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल लाइंस वाली, तो वो भी इससे नहीं निकलेगी। कहीं पर भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 जैसी, तो इंटीग्रल B डॉट dl 0 आएगा। यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म तो सोचा ही नहीं मैंने, एक और चीज, वो एक अलग बात है। B1 और B2 का इंटीग्रल तो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो dl के परपेंडिकुलर हैं। मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, वो अलग से अगर आपके पास कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब जगह सेम है, तो दिस मस्ट बी अ करंट फ्री स्पेस। क्यों भाई, ये क्या हो गया? हाँ जी सार्थक फोन कर रहे हो, क्या हो गया? तो मैं वापस ज्वाइन नहीं करने दे रहा हूँ क्या आपको? ज्वाइन होके हैंग हो रहा है बार बार, तो दिखा रहे हैं इंटरनेट सैंपल पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, 2-3 बार हो गया। आप सभी का इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। चलो आज वाली क्लास का मैं वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो आपने एम्पियर सर्किट लॉ के बाद क्या करवाया? एम्पियर सर्किट लॉ ही पढ़ा रहा हूँ अभी तक। सर आपने पहले करवा रहे थे, कन्वेंशन बता रहे थे, उसके बाद भी करवाएगा। यार पढ़ा रहा हूँ तो करवाया ही होगा ना, ये क्या क्वेश्चन हुआ पूछने वाला? मैं आपको वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा बेटा, है ना। मतलब आप कॉल करके मेरे को पूछ रहे हो आपने क्या करवाया, तो मैं क्या बताऊं आपको मैंने क्या करवाया। आप कोशिश कर लो कनेक्ट होने की, नहीं होगी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, फिर देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं ना। हाँ अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है देन दिस मस्ट बी अ करंट फ्री स्पेस। प्रूव कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप कैसा मर्जी आर्बिट्ररी पाथ ले लो और उसके ऊपर सर्कुलेशन कैलकुलेट कर लो। इसके लिए आप इंटीग्रेशन B डॉट dl करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन J डॉट ds over the surface bounded by this will be 0 irrespective of the shape and size and orientation of this loop। इसका इंटीग्रल B डॉट dl 0 है, इसका मतलब there is no current in this space। तो अगर कहीं पर स्पेस में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वैसा होने वाला है। अच्छा ये इंटीग्रेशन B डॉट dl 0 आएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसके लिए आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं क्या? क्यों भाई? हाँ सर, मतलब गॉस जितना। लॉ में तो वैसे ही कर सकते हैं ना, गॉस लॉ में जैसे कन्विंस किया था वैसे कर सकते हैं ना, कि वो डीएल को दूसरे जहाँ से निकलेगा वहां पे सुपर इम्पोज करेंगे तो। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन B डॉट dl का मतलब क्या है? B डॉट dl सब 1 वर्क डन 0 प्लस B वर्क डन मत बोल यार, बुरा लग रहा है, प्लस B डॉट dl 2 प्लस B डॉट dl 3, यही समेशन तो कर रहे हो। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा? B डॉट dl 1 plus dl2 plus dl3 plus and so on, and over a closed path integration of dl will be 0। क्यों भाई?
डीएल वेक्टर हाँ का सर। समेशन ओवर अ क्लोज पाथ विल बी 0। एरिया वेक्टर में तो मुझे फिर भी बताना पड़ा था कि देखो 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में तो तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है कि एक क्लोज पाथ में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी, है ना। सर इसको पोटेंशियल टाइप से नहीं देख सकते थे? हाँ मतलब मैं वो पोटेंशियल और वर्क डन जैसी टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, बिकॉज बी डॉट डीएल इज नॉट एट ऑल अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्क डन। नहीं सर, मैथमेटिकली देखने के लिए। हाँ मैथमेटिकली देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकली देख सकते हैं और आप इसको सोचने के लिए जैसे ई डॉट डीएल 0 आता है उससे पोटेंशियल से रिलेट करके सोच सकते हैं। ठीक है सर सर वो जो आपने मतलब वायर वाले में B1 B2 था, वो आपने मतलब क्या डायरेक्शन उसकी कैसे पता चला? मैंने तो वैसे ही गेस करने की कोशिश की थी कि क्या पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिक सी लगे। ओके ठीक है। ऑल्दो अपने को सबको पता है कि भैया ना B1 होगी ना B2 ना होगी। B2 होगी। ठीक है ना। सर तो आप इसका फ्लॉ क्या बोल रहे थे? मैंने बोला कि कुछ फ्लो आ गया इसमें। मैं ये बता रहा था कि वो B2 के बारे में और B1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी ना इससे। हाँ सर, बट मतलब अगर हम लोग बस एक वायर का ही देख रहे तो वो तो 0 होगा, मतलब वो तो इससे मिल गया ना। हाँ 1 मिनट बेटे होल्ड करना जरा। हेलो सर। हेलो 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 सर। हाँ बेटा बोल। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। गॉस लॉ की सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो मुझे पसंद आई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो ये थी कि मैं उसमें ये प्रूव कर पाता था कि एक हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है और एक यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर फील्ड और बाहर फील्ड निकाल पाते हैं बिना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a thick current carrying wire, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एक सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड है, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसके क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन। तो सपोज एक मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब ये वाली लेंथ इसकी इनफाइनाइट है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है एक्सियल डायरेक्शन में। ध्यान से आपने करंट की डायरेक्शन भी याद रखनी है कि मैं क्या करंट की डायरेक्शन ले रहा हूं।
इसमें करंट फ्लो कर रहा है एक्सियल डायरेक्शन में ऐसे, और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके क्रॉस सेक्शन के क्रॉस। तो करंट को मैं जे करंट डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वेर आर इज दी रेडियस, और इसके पूरे क्रॉस सेक्शन पे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये इसका कर्व्ड सरफेस है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसमें करंट है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, और जैसा हमने एक यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि उसके बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड लिखो तो बस एक्सिस से डिस्टेंस लेके के क्यू बाय आर स्क्वायर आंसर आ जाता है, ऐसे ही मैं यहाँ प्रूव करने वाला हूँ कि इसकी वजह से बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड लिखेंगे तो सिंपली म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, जैसा एक सिंपल लॉन्ग स्ट्रेट वायर का आंसर होता है वैसा आंसर आने वाला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और उसमें आर हमारा जो रेडियल डिस्टेंस है वो सीधा सीधा इसके एक्सिस से मेजर हो रहा होगा। तो ये इसका एक्सिस, and we have a point P1 which is at a distance R from the axis, और जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था, अगर आप पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, क्योंकि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन दी ओनली पॉसिबल डायरेक्शन इज ईदर डॉट और क्रॉस। अगर आप इसी चीज को टॉप व्यू बनाए, अगर आप इसी चीज का टॉप व्यू बनाए तो आपको ऐसे ये करंट कैरिंग वायर दिख रही है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ऑरेंज शेड किया था मैंने वहां पर भी, और इस क्रॉस सेक्शन के अंदर डॉट करंट आ रहा है, बहुत सारे, इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड करंट आ रहा है, और करंट की वैल्यू आई जे बाय पाई आर स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे डॉट करंट्स आ रहे हैं, और ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है इसके क्रॉस सेक्शन पे। और अब अगर आपको बोला जाए इसके रेडियल डिस्टेंस आर पे, यहाँ पे पॉइंट है P1, व्हाट इज द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सो दिस इज द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सिमेट्री। बोलो इसमें कोई डाउट? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। तो मैं यहाँ नो पे सर। यहाँ पे कैसा एम्पीरियन पाथ चूज कर लेता हूँ जिसपे मैं सर्कुलेशन कैलकुलेट करूंगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मुझे ऐसी फील हो रही है तो मैं ऐसे ही डीएल वेक्टर बना लेता हूँ इस पे। तो क्लियरली हर डीएल वेक्टर पे बी और डीएल में 0 डिग्री का एंगल आ जाएगा, तो इसके लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल करना है तो केवल बी डीएल बचेगा, और बी डीएल की इंटीग्रेशन बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगी, और वो बाई एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल किसके बराबर होता? द टोटल करंट दैट कम्स आउट ऑफ दिस सरफेस। तो ये जो मेरा एम्पीरियन लूप है ये एक सरफेस बाउंड कर रहा है आर रेडियस का सर्कल, कैपिटल आर रेडियस का, लेकिन इसमें करंट केवल इतने ही पार्ट में है। तो ऑल्दो सरफेस पूरा बाउंडेड हमारे एम्पीरियन लूप का ये है, लेकिन अगर मैं इसके लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस करूंगा तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? तो b इंटू 2 पाई आर, क्योंकि b हर जगह पर सेम होगा इस पूरे लूप पे, तो b और dl में हर जगह 0 डिग्री का एंगल होगा, और j डॉट ds के इंटीग्रल का मतलब है टोटल करंट दैट कम्स आउट ऑफ दिस सरफेस। तो क्लियरली ये येलो शेडेड रीजन में से टोटल करंट I बाहर आ रहा है, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय
2 पाई आर आने वाली है। तो जैसे यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज में हमने प्रूव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सेंटर से डिस्टेंस आर पे डिपेंड करती है, ऐसे ही इसमें होने वाला है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में चाहो तो मैं ऐसी एम्पीरियन लूप दिखा दूंगा। और इस एम्पीरियन लूप के लिए हमने इंटीग्रेशन बी डॉट डी इवेल्युएट किया। कोई डाउट किसी को? बोलो। नाइस। चलिए अब सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस रॉड एट अ रेडियल डिस्टेंस आर। हाँ जी, कितनी होगी? कैन यू कैलकुलेट? सर म्यू नॉट जे आर बाई 2। क्या बात है, पहले कैलकुलेट करके बैठे हो क्या? हाँ सर, अभी आधे मिनट पहले गया। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड एट अ रेडियल डिस्टेंस आर विच इज लेस देन कैपिटल आर। तो वही टॉप व्यू बना लेते हैं। ये रॉड का क्रॉस सेक्शन है और इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है और करंट डेंसिटी जे ले लेते हैं हम। ये उसके जैसा ही है ना, उसमें क्या आंसर आता था सॉलिड स्फीयर के अंदर आर रेडियल डिस्टेंस आर पे QX बाय के क्यू आर बाई आर क्यू। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना? है ना? हाँ सर। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर है, करंट डेंसिटी जे है और करंट डेंसिटी वेक्टर्स बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं सारे हमारे। ये एक इन्फिनिट लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड है और अब मैं यहाँ पे आर रेडियस का एम्पीरियन लूप ले लेता हूँ। और जैसा कि आप तो गॉस लॉ में हमने इतनी मेहनत की ही इसलिए थी कि आगे जाके दिक्कत ही ना आए, है ना? तो ये बी यहाँ पर लोगे तो ऐसी, यहाँ लोगे तो वैसी, यहाँ लोगे तो वैसी। तो इस पूरे लूप पे, इस पूरे एम्पीरियन लूप पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन तो बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन जे पाई आर स्क्वायर। राइट, बोलो। तो यस म्यू सर। नॉट जे आर बाय 2 या फिर जे को करंट अपॉन एरिया लिख देते हैं आई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये वो जैसे के क्यू आर बाय आर क्यू वाला रिजल्ट याद किया हुआ था, वैसा रिजल्ट आ जाएगा ये। बोलो जी, कोई डाउट? यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आती है। तो इफ आई आस्क यू कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये O है, ये A है और इस A का पोजीशन वेक्टर R है, करंट डेंसिटी वेक्टर J है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट A?
J क्रॉस R। तो म्यू नॉट बाय 2 इंटू जे क्रॉस आर। मैग्नीट्यूड तो दिख ही रहा है, म्यू नॉट जे आर बाय 2। और डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? तो डायरेक्शन इधर है ना? डायरेक्शन जो है यहाँ पर इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की। तो जे वेक्टर डॉट वेक्टर जे, आर वेक्टर इस तरफ। तो आप देख सकते हैं जे क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। बोलो दिख रहा है सभी को जे क्रॉस आर? हाँ इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का कुछ फायदा याद है? कोई इंटरेस्टिंग केस? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। हाँ क्या? एक यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी अगर हम बना देते हैं तो उसके अंदर हम प्रूव कर देते थे कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी, है ना, इस वेक्टर फॉर्म की हेल्प से। बिल्कुल ऐसा ही आप यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है और उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी है जिसका एक्सिस उसके पैरेलल है, तो जैसे स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर आप प्रूव कर देते थे कि अगर कैविटी बना दिया आपने तो उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या यहाँ प्रूव कर पाओगे आप कि इस सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड है भैया, सिलेंडर दिख रहे हैं कि नहीं आपको, कहीं सर्कल दिख रहे हो या स्फीयर दिख रहे हो? तो ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड है जिसमें यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है जे, और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी गई। आपने प्रूव करना है कि इस सिलेंड्रिकल कैविटी में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और वो कितनी आएगी वो बतानी है मेरे को। सो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्वेश्चन बता सकते हो? एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी वाला एक लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड है जिसमें एक सिलेंड्रिकल कैविटी है, और सिलेंड्रिकल कैविटी का सेंटर O2 है, इसका O1 है। आपने प्रूव करना है इस सिलेंड्रिकल कैविटी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर ऑफ चार्ज में किया था। कैसे करेंगे? कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पूरे भरे हुए सिलेंडर की फील्ड में से काट के बाहर निकाल दिए गए सिलेंडर की वजह से फील्ड को माइनस करके आएगी। तो B इज इक्वल टू B1 हो जाएगा म्यू नॉट J क्रॉस O1P बाय 2, माइनस कर देंगे म्यू नॉट J क्रॉस O2P बाय 2। तो म्यू नॉट J बाय 2 कॉमन, और O1P माइनस O2P। तो ये O1P वेक्टर है, ये O2P वेक्टर है, और ये O1 O2 वेक्टर है। तो क्लियरली O1P माइनस O2P
पता नहीं क्या बनेगा, लिख लेते हैं O1O2 प्लस O2P इज O1P, राइट है ना, O1O2 बन जाएगा। तो इज इक्वल टू म्यू नॉट J/2 क्रॉस उठना भूल गया यार, क्रॉस J क्रॉस O1O2, ऐसे ही आता था ना वहां पर भी, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, R इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाता था। यस सर। ठीक है, कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी को? चलिए ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्विज़ेस की सॉल्व आपने क्या, या कोई टाइम टेबल बना के देना पड़ेगा मुझे उसका? सर आप टाइम टेबल ही बना सर टाइम टेबल बना के दे दो। चलो ठीक है, तो आज मैं टेक्स्ट कर दूंगा, तो अगर आपने वो सॉल्व नहीं किए हैं तो फिर एक बढ़िया सा टेस्ट जेईई एडवांस फॉर्मेट का मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका कंडक्ट करता हूं। तो मोस्ट लाइकली आज क्या है, ट्यूसडे है ना आज? हाँ सर। ट्यूसडे है, तो मोस्ट लाइकली थर्सडे या फ्राइडे तक, कब, सैटरडे को तो टेस्ट ही है आपका ना? हाँ सर। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल तक अपलोड कर दूं, तो कल मोस्ट लाइकली शाम तक आपका टेस्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जेईई एडवांस फॉर्मेट पे, जिसमें सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैथ सब आएंगे, इंटीजर आंसर टाइप। लिया नहीं ना मैंने अभी तक ऐसा कोई टेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का? सर नहीं, आपने कुछ तो बोला था कि आप वेडनेसडे को एक रिवीजन टेस्ट लेने वाले थे, वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैपेसिटर्स तक का। नहीं, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मैं केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी, प्योरली करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका एक टेस्ट ले लूं। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो मैं मोस्ट हाँ लाइकली सर। कल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट लूंगा। मैं आपको टाइम शेयर कर दूंगा कि किस टाइम आपका वो टेस्ट होगा। ठीक है, ओके मुझे सर। टाइम ये बनाने के लिए जैसे ही बन जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए ठीक है, ठीक है और सर। दूसरे बच्चों की फ्लूइड की क्लास मोस्ट लाइकली आज मैं लूंगा। आप में से किसी ने सरफेस टेंशन की और इनकी क्लास लगानी है क्या? हाँ सर। नहीं, मैं दूसरे पूछ रहा यस सर। हूँ, भवंडी वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, सरफेस टेंशन की क्लास लगानी है किसी को? मतलब रिवीजन थोड़ा करना था। चलो ठीक है, मैं शेयर करूंगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। तो नकुल ऐश्वर्या वाले बैच की मुझे सरफेस टेंशन की क्लास लेनी है, सरफेस टेंशन और बर्नौलीज थ्योरम की। तो मोस्ट लाइकली आज शाम को क्लास होगी बेटा, मैं टाइम शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है सर एक बार वो आप जे क्रॉस वाला वापस बता सकते हैं क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया था μ0 J/2। हाँ। अब इसकी डायरेक्शन आप देखो तो जे वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, डॉट, हाँ। और आर वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, तो जे हाँ ठीक है, क्रॉस आर समझ। मैग्नेटिक डायरेक्शन में आ जाएगा ना? हाँ आ जाए। ठीक है, हाँ समझ। चलिए ठीक है, मैं आज के रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ड्राइव पे अपलोड नहीं होगी, लिंक शेयर कर दूंगा, 2 दिन तक लिंक पे वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप देख लेना उस पर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। राधे राधे। तो सर थैंक यू सर। राधे राधे। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।